सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर व्यक्तिगत अशाब्दिक या अभाषाई या क्रियात्मक परीक्षण। कल की क्लास में हमने देखा था बिने साइमन परीक्षण, जिसमें जो कि वहां पर क्या था, व्यक्तिगत शाब्दिक था, यानी कि पढ़े लिखे लोगों के लिए। अब यहाँ पर व्यक्तिगत अशाब्दिक मतलब एक एक लोगों का ही होगा एक समय में, लेकिन ऐसे लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस परीक्षण को कर पाएंगे। यही होता है अशाब्दिक अभाषाई या क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, देखिए इंडिविजुअल मतलब एक एक व्यक्ति का होगा। तो देखिए व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण निम्न प्रकार के होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। भूल भुलैया परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, याद रखिएगा, व्यक्तिगत अशाब्दिक या अभाषाई या क्रियात्मक परीक्षण है ये। ठीक है, तो देखिए यह परीक्षण 1924 में पोर्टियस महोदय द्वारा बनाया गया था। यह परीक्षण 3 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इसमें एक कागज पर एक भूल भुलैया व्यूह रचना का चित्र होता है जिसमें अनेक रास्ते होते हैं तथा बिना भटके छोटे से छोटा तथा जल्दी से जल्दी मार्ग ढूंढना होता है। उसे ही बुद्धिमान समझा जाता है। यानी कि ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो टेस्ट होता है इसको किस तरीके से खेलना होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे को आपने बोल दिया कि पेंसिल रख दिया, ठीक है, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखवा दी आपने। अब देखिए इस परीक्षण का समय निश्चित होता है, वह बीच में पेंसिल नहीं उठाई जाती है। इसमें बालकों को पेंसिल से बाहर निकलने का मार्ग अंकित करना होता है। आयु के अनुसार यह भूल भुलैया कठिन होती जाती है। तो यहाँ पर बच्चे ने पेंसिल रख दिया, अब आप कहिए उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चा यहाँ पर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से अब आप देखिए यहाँ से जो रास्ता है यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर अब एक बच्चा आया, यहाँ तक फंस गया। अब देखिए यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है। अब दूसरे बच्चे को कहेंगे, दूसरा बच्चा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उसको देखिए यहाँ पर रास्ता मिल जा रहा है बाहर जाने का। यहाँ से इस ब्लॉक में पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पर आता है और यहाँ पर आते आते वो यहाँ से आराम से पेंसिल को रखता है। फिर यहाँ पर देखिए ये बच्चा यहाँ पर आकर के फिर फंस जाता है, लेकिन ये बच्चा यहाँ से कम यहाँ तक तो पहुंचा, ये बच्चा यहीं तक पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक बच्चे से हम कहेंगे, और जो बच्चा यहाँ फाइनल जा करके बाहर यहाँ पर निकल करके पहुंच आएगा वही बच्चा क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो परीक्षण है ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें बच्चा किस तरीके से इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाता है। यही है भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, क्योंकि ये भूल भुलैया की तरह ही ये रास्ता है जिसमें आसानी से आप बाहर नहीं निकल सकते हो और इसमें पेंसिल को उठाना नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बच्चे ने पेंसिल रखा, तीसरे बच्चे को हमने जब कहा करने के लिए इसको, तो यहाँ से ये यहाँ आया, फिर यहाँ से आप देखिए ये बच्चा यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर ये यहाँ बाहर निकल गया, और फिर यहाँ बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ पर फिर बच्चा देखता है कि यहाँ से भी रास्ता है, तो वो यहाँ से मोड़ करके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से फिर बाहर निकलने का रास्ता उसको आसानी से दिखने लगता है। फिर इस तरीके से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ बाहर जाता है, और बाहर से फिर यहाँ बाहर एकदम बाहर वो निकल जाता है पेंसिल रख करके। तो इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे रास्ते हैं, अलग अलग बच्चों से हम करवाएंगे तो अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसमें 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर व 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। यदि वह 2 बार असफल होता है तो उसे निम्न बुद्धि का समझा जाता है। परीक्षा के संबंध में गैरेट ने लिखा है कि यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें न केवल मानसिक योग्यता का वरन उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा स्ट्रेटजी लगाने की जरूरत पड़ती है छोटे बच्चों को बाहर निकलने के लिए इसमें से, जिग जैग में से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। ये क्या है, यह परीक्षण सन 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था। चंद्रमोहन भाटिया द्वारा ये बनाया गया था दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण इसका नाम ही है। तो देखिए चूंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित व अर्ध शिक्षित है, लेकिन यह परीक्षण दोनों अशिक्षित तथा विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षित सभी बालकों के लिए है। इस बैटरी में निम्न 5 सहायक परीक्षण हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए कोहेज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये इसी के अंतर्गत आता है, भाटिया बैटरी परीक्षण के अंतर्गत। परीक्षण का निर्माण SG कोज द्वारा सन 1923 में किया गया।
इस परीक्षण में लकड़ी के एक एक वर्ग इंच के ब्लॉक होते हैं। कोहस द्वारा बनाए गए ब्लॉक में से बैटरी में शामिल किए गए ये 10 रंगीन डिजाइन कार्ड पर छपे होते हैं, अर्थात हर एक विषय का एक कार्ड जिस पर रंगीन डिजाइन बना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक्स है और इस पर आप देखिए अलग अलग यहाँ पर डिजाइन बने हुए हैं। सब पर आप देखिए अलग अलग डिजाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। किसी पर त्रिभुजाकार इस तरीके से बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये अलग आकार में बनाया हुआ है, यहाँ पर लाइनिंग की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इस डिजाइन योग्य रंगीन गुटकों की सहायता से वैसे ही डिजाइन दसों विषयों में क्रमशः सरल से जटिल होते हैं। डिजाइन को बनाने में लगे समय तथा त्रुटियों के आधार पर बुद्धि की माप की जाती है, यानी कि बच्चों को ये जो डिजाइन है इनके अनुसार यहाँ पर अलग अलग डिजाइन, जैसे ऊपर अगर ये त्रिभुजाकार ये वाली डिजाइन आ गई तो अगले वाले में ये वाली डिजाइन ना आए बल्कि दूसरी डिजाइन आए। फिर यहाँ पर देखिए फिर ये आ जाए, फिर यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो, फिर यहाँ पर ये चौथी डिजाइन। इस तरीके से अलग अलग डिजाइन में बच्चों को क्या करना होता है, इसको ज्वाइंट करना होता है, इसको यहाँ पर एक व्यवस्थित क्रम में रखना होता है और यहाँ पर इसी से बच्चों की बुद्धि की माप की जाती है। अब देखिए अलेक्जेंडर पास एलॉग परीक्षण, ये क्या है? अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग परीक्षण। भाटिया की बैटरी में अलेक्जेंडर पास एलॉन्ग टेस्ट को सम्मिलित किया गया। यह परीक्षण सन 1932 में प्रकाशित किया गया। इस परीक्षण में डॉक्टर भाटिया ने प्रारंभ में कुल 8 परीक्षण शामिल किए। पहले 4 परीक्षण के लिए 2 मिनट का समय तथा अंतिम परीक्षण के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस परीक्षण के 3 मुख्य भाग हैं। लकड़ी के बने 4 बॉक्स जो कि ऊपर से खुले हैं, जिनका एक किनारा नीला तथा दूसरा लाल होता है। विभिन्न प्रकार के लकड़ी के आयताकार गुटके जिनकी सहायता से प्रयोग की आकृति चित्रों के अनुसार बतानी होती है। इस परीक्षण को देने से पूर्व व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि किसी प्रकार लाल ब्लॉक को लाल रेखा की ओर तथा नीले ब्लॉक को नीली रेखा की ओर सरकाकर सटाना है। अब इसमें 8 आयताकार गुटके प्रयोग किए जाते तथा समय भी अब 2 मिनट ही निर्धारित किया गया। जो अभ्यर्थी निश्चित समय में 2 डिजाइन तैयार नहीं कर पाता उसे परीक्षण से रोक दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी ब्लॉक्स को सटा करके ही क्या करना होता है, हमें डिजाइन बनाना होता है। अब देखिए पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, ये क्या है? इसमें देखिए ये इस टेस्ट को डॉक्टर भाटिया ने स्वयं बनाया था। इसमें 8 कार्ड होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर एक आरेख बना होता है। इस आकार को देखकर विशेष आकार बनाना है। इसमें अभ्यर्थी को आरेख बगैर पेंसिल उठाए ही बनाना होता है। इसमें भी प्रथम 4 आरेख के लिए 2 मिनट का समय व अंतिम 4 आरेख के लिए 3 मिनट का समय निर्धारित है। इसके बाद आता है तात्कालिक स्मृति परीक्षण। इसमें कुछ अंक बोले जाते हैं, प्रयोज्य उसको तुरंत दोहराता है जिससे उसकी तात्कालिक स्मृति का पता चलता है। इसमें भी 2 भाग है, पहला शिक्षित अभ्यर्थियों के लिए और दूसरा अशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए। इसके बाद है चित्र रचना परीक्षण। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इस परीक्षण में कुल 5 विषय रहते हैं जो ग्रामीण जीवन से संबंधित होते हैं। इन चित्रों में क्रमशः 2, 4, 6, 8, 12 के टुकड़े रहते हैं। प्रयोज्य के सामने एक बार में एक चित्र के टुकड़े रखे जाते हैं और वह उन टुकड़ों को जोड़कर चित्र बनाता है। इस परीक्षण को व्यक्तिगत रूप से प्रशासित करने में 1 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आते हैं आकार फलक परीक्षण। इस परीक्षण का आविष्कार सेगुइन तथा गोडार्ड ने किया था। इस परीक्षण में एक तख्ता होता है जिसमें आयताकार, चतुर्भुज, गोलाकार आदि अनेक प्रकार के खाने बने होते हैं तथा उसी के अनुरूप लकड़ी के गुटके होते हैं जो इन खानों में फिट करने होते हैं। अंत में परीक्षार्थी को गुटकों को फिर से लगाने में लगा समय तथा गलतियों को नोट किया जाता है, फिर उसके आधार पर अंक ज्ञात करते हैं। इसके बाद देखिए मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। इस परीक्षण में सेगुइन आकार फलक के अतिरिक्त ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण भी होते हैं। ब्लॉक बिल्डिंग तो बच्चों को भी इस तरीके से वो गैप होता है जिसमें बच्चे सटा करके बनाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए ब्लॉक डिजाइन अलग अलग बच्चे उससे कार, जीप, बिल्डिंग ये सब बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके घरों में अगर बच्चे हैं छोटे तो आपने देखा होगा जो ब्लॉक बिल्डिंग डिजाइन होती है और ये बच्चों को किट मिलती भी है स्कूल में बनाने के लिए। अब इसके बाद है समूह शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। अभी तक हमने व्यक्तिगत परीक्षण देखा जिसमें एक एक बच्चे को बुला करके हम उसकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पर हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण पर आते हैं। सामूहिक शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो सामूहिक में सबसे पहले आर्मी अल्फा आपने पढ़ा था, आपने देखा था। आर्मी अल्फा परीक्षण जो है एक ग्रुप परीक्षण होता है या शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण होता है या सामूहिक होता है। तो आर्मी अल्फा परीक्षण, इन परीक्षणों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के सैनिकों की जांच के लिए किया गया। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के ऊपर ही किया जा सकता है। इस परीक्षण के द्वारा कुशल विशेषज्ञ होने की क्षमता वाले
बड़े अफसर होने की क्षमता वाले तथा परीक्षण की आवश्यकता वाले लोगों का अलग अलग पता चल सका। कॉल एवं बूस के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग करके लगभग 20 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली गई है। इसमें 8 भाग हैं, जिनमें 12 से लेकर 48 प्रश्न हैं, जो क्रमशः सरल से कठिन स्तर पर हैं। इस परीक्षण की समय अवधि 24 मिनट है। अधिकतम प्राप्तांक 212 बिंदु है। इनमें अफसरों का सामान्य फलक 106 तथा सिपाहियों का 60 है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, इसमें 8 भाग होते हैं इस परीक्षण में। ये जो पूरा का पूरा आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, ठीक है। और इसमें 12 से लेकर के 48 प्रश्न हैं, जो क्रमशः सरल से कठिन की ओर चलते हैं। इसके बाद है आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी अल्फा परीक्षण की सफलता के बाद अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध व नौसेना विभागों के सैनिकों के वर्गीकरण के लिए कुछ समूह परीक्षण बनाए गए, जिनमें 2 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला है नौसेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण और दूसरा है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण। क्रूज के अनुसार सन 1941 में सन 1946 तक सेना में सामान्य वर्गीकरण परीक्षण के द्वारा लगभग 1 अरब से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई। इस परीक्षण में 3 तरह के परीक्षण विषय होते हैं। एक तो शब्दकोश संबंधी समस्याएं, दूसरी अंकगणित संबंधी समस्याएं तथा तीसरे ब्लॉक गिनने की समस्याएं। गैरेट के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए भी किया गया। सोहनलाल बुद्धि परीक्षण। उत्तर प्रदेश की मनोविज्ञान शाला में 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए डॉक्टर सोहनलाल द्वारा निर्मित एक समूह परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 13, 14, 15 वर्ष की आयु के बालकों के लिए तथा वयस्कों के लिए भी बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं। 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए डॉक्टर सोहनलाल द्वारा बनाए गए बुद्धि परीक्षण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जंगल में, अब जंगल में क्या क्या होते हैं तो बच्चा यहाँ पर बताएगा। शेर होते हैं, भालू होते हैं, सांप होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है, ये सब बच्चा बताएगा। अब समुद्र में यानी कि पानी में क्या क्या होता है तो बच्चा बताएगा। हवाई जहाज, जहाज, ठीक है, पानी, यात्रा, धुंध, ठीक है, ये सब बच्चा बताएगा कि समुद्र में धुंध तो होती नहीं है, तो यहाँ पर जितनी चीज होती है उतनी चीजें वो बताएगा। फिर बर्फ में क्या क्या होता है, ठीक है, तो बर्फ में ठंड लगती है तो ये बच्चा बताएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बर्फ में हम जब बहुत ठंडी होती है तो हम क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, ये भी बच्चा बताएगा, ठीक है। और लकड़ी का बुरादा भी जलाते हैं जब बहुत ठंड होती है। तो इस तरीके से बच्चे की आईक्यू इन सब चीजों से टेस्ट की जाती है, बच्चा कितना सही उत्तर दे पा रहा है, ठीक। अब देखिए, 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाए गए परीक्षण में कुछ विषय निम्न है। इन शब्दों को देखो, मलमल, लट्ठा, चमड़ा, नारकीय। इनमें जो अलग है उसके नीचे लाइन खींचनी है। इस प्रकार इन परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि की परीक्षा ली जाती है। अब देखिए, टर्मन मानसिक योग्यता समूह परीक्षण क्या है। इस परीक्षण का निर्माण सन 1920 में किया गया। इन परीक्षणों में 10 उप परीक्षण हैं, जो कि निम्न है। पहला है अंक श्रृंखला की पूर्ति, दूसरा है तर्क संगत चयन, तीसरा है सूचना, चौथा है अनुपात पूर्ति, पांचवा है अव्यवस्थित वाक्य, छठवां है वर्गीकरण, सातवां है गणितीय समस्याएं, आठवां है वाक्यों का अर्थ, नौवां है शब्दार्थ और विलोम एवं 10वां है कहावत। इसका प्रशासन समय 35 मिनट व प्रश्नों की संख्या 185 है। यह परीक्षण सामान्य वर्गीकरण करने हेतु बहुत सफल सिद्ध हुआ है। सामूहिक अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी बीटा एक अशाब्दिक परीक्षण तथा यह परीक्षण भिन्न भिन्न भाषा भाषी व अशिक्षित सिपाहियों की बुद्धि परीक्षण हेतु तैयार की गई। इस परीक्षण की रचना प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई। इस परीक्षण में कुछ चित्र व आकृति ऐसे होते हैं जिसे अशिक्षित लोग भी समझ सके। प्रारंभ में इसके 15 उप परीक्षण थे, लेकिन किसी कारणवश उनमें से कुछ को निकालना पड़ा। बाद में इसमें केवल 7 उप परीक्षण रह गए, जो कि निम्न है। पहला है घन विश्लेषण यानी कि क्यूब एनालिसिस, दूसरा है संख्या जांच यानी कि नंबर चेकिंग, तीसरा है व्यूह, चौथा है चित्र पूर्ति, फिर है अंक प्रतीक, इसके बाद रेखा गणितीय आकृति आलेखन, फिर है कोटो घेरो श्रेणी, ठीक है। इस परीक्षण में शक्ति की अपेक्षा गति पर ध्यान दिया जाता है। पिजन अशाब्दिक परीक्षण, यह परीक्षण इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक पिगन द्वारा बनाया गया है। इसमें 4 उप परीक्षण तथा चारों उप परीक्षणों में क्रमशः प्रत्यक्षात्मक, गति समानताएं, सादृश्य या एनालॉजी व आकृति क्रम सीरीज में परीक्षण पद हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग। यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक ये पिजन ने बनाया था, इसीलिए यहाँ पर हम देखिए पिजन अशाब्दिक परीक्षण इसको हम कहते हैं। और इसमें 4 उप परीक्षण होते हैं जिसमें अलग अलग यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। देखिए
किस तरीके से अलग अलग चीजें रखी होती हैं जिसमें समानताएं होती हैं और जिनको देख करके हमें इन्हीं में कुछ चीजें अलग करनी होती होंगी जिसमें हम बच्चों की बुद्धि का परीक्षण करते होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए शिकागो अशाब्दिक परीक्षण। इसमें क्या एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है शिकागो अशाब्दिक परीक्षण के बारे में। यह परीक्षण 6 वर्ष की आयु से लेकर प्रौढ़ों तक के लिए है, लेकिन 13 वर्ष की आयु के लिए यह परीक्षण बहुत आवश्यक है। इससे अधिक आयु के लोगों की बुद्धि परीक्षा में यह इतना उपयोगी नहीं है। इस परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण पद इस प्रकार है। पहला है प्रतीकात्मक अंक, दूसरा है समानताओं का वर्गीकरण, तीसरा है वस्तुओं का वर्गीकरण, चौथा है लकड़ी के ब्लॉकों को गिनना, पांचवा है कागज आकार परख, फिर है चित्र विन्यास और फिर है आकृतियों की तुलना। ठीक है, इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं। इसके बाद है डॉक्टर गुड एनफ मनुष्य कर्षण परीक्षण। तो ये देखिए डॉक्टर गुड एनफ द्वारा ड्रा मैन परीक्षण या ड्रा मैन टेस्ट। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ड्रा मैन परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था, तो डॉक्टर गुड एनफ द्वारा बनाया गया था। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर गुड एनफ जो कि एक महिला मनोवैज्ञानिक थी उनके द्वारा 1926 में किया गया। जब समय कम हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष का चित्र बनाने को कहा जाता है तथा बच्चे पुरुष के संप्रत्यय से भली भांति परिचित होते हैं। विशेष कौशल अभिव्यक्ति प्रेक्षण आदि पर उन्हें विशेष अंक मिलते हैं। इस परीक्षण में 3 उपमापनी हैं। पहला है पुरुष मापनी, दूसरा है महिला मापनी, तीसरा है आत्म मापनी। अतः बच्चों के 3 चित्र पुरुष, स्त्री व स्व बनाना होता है। यह कल्चर फ्री टेस्ट है। इसकी विश्वसनीयता गुणा में 68 से 90 तक तथा वैधता गुणा में 50 तक पाया गया है। अब देखिए कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण। तो देखिए यहाँ पर कैटल पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। इस परीक्षण में 3 वर्ग दिए होते हैं तथा चौथे वर्ग की जगह खाली होती है। तीनों वर्गों में कुछ आकार बने होते हैं। बाईं और 5 वर्गों में कुछ आकार दिए गए हैं। प्रस्तुत चित्र में चौथे वर्ग की जगह में 5 वर्गों में से एक ऐसा आकार रचना रखते हैं जो उनमें उपयुक्त बैठती है तथा उसका संबंध तीसरे वर्ग से ही होता है जो पहले वर्ग का दूसरे वर्ग से होता है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैटल का मुक्त बुद्धि परीक्षण है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको बताया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए क्रॉस है, क्रॉस के बाद यहाँ पर देखिए ये गोल आकार आया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रॉस है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अब इनमें से हम कौन सा चूज करेंगे, तो यहाँ पर तो हम किसको चूज करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आकार है ये इतनी साइज है, तो इतनी साइज में यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर देखिए यही चीज कही गई है कि जो 3 होते हैं वो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत चित्र में चौथे वर्ग की जगह में 5 वर्गों में से एक ऐसी आकृति रचना रखते हैं जो उनमें उपयुक्त बैठती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वर्गों में कुछ आकार बने होते हैं बाईं ओर, और इस तरीके से हमें चौथे वर्ग में से उठा करके इन्हीं में से 1 2 3 4 5 इन 5 में से कौन यहाँ पर सुटेबल होगा उसको हम रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये सुटेबल है। ठीक है, ये इससे छोटा हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी को सरल भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। इस परीक्षण की विशेषता होती है कि इसमें प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि उसमें किसी विशिष्ट सांस्कृतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें व्यक्ति किसी भी संस्कृति में जन्मा क्यों ना हो उसका उत्तर देने में वह सफल ही होता है। अब जैसे बच्चे के सामने इस तरीके से हमने क्या किया, एक आकृति बना दी। ठीक है, छोटे बच्चा बहुत छोटा है अगर, तो उसको हमने क्या यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, यहाँ पर गोल बना दिया, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, यहाँ पर गोल बना दिया, यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अब हम बच्चे से पूछेंगे यहाँ पर वो क्या भरे, तो यहाँ पर वो देख रहा है क्रॉस के बाद गोल, क्रॉस के बाद गोल, तो यहाँ पर भी वो क्या बना देगा, गोल बना देगा। तो इस तरीके से बच्चे का ये अपने आप, अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो अपने आप बच्चा इतना कर लेगा। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये क्या, चलिए देखते हैं। तो देखिए इस परीक्षण का निर्माण जेसी रेवन द्वारा अनुमानतः सन 1936 से 38 में किया गया। यह एक तरह का अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण है। इस परीक्षण में बहुविकल्पीय एकांश मल्टीपल चॉइस आइटम होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक एकांश में 2 पंक्तियों तथा 3 कॉलम होते हैं। इनमें चित्र इस प्रकार के होते हैं कि प्रत्येक स्तंभ एवं रो के चित्र आपस में अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होते हैं। प्रत्येक मैट्रिक्स में एक जगह रिक्त होती है। व्यक्ति को दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर भरना होता है। जैसे निम्न चित्र में
दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए इस वाले में 2 क्रॉस बने हुए हैं, इसमें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 रो में है, तो यहाँ पर बच्चा अपने आप सोचेगा कि यहाँ पर हम कितना बना लें, यहाँ पर हमारे पास कितना होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं चित्रों में से कोई एक क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, इस परीक्षण के 3 प्रारूप हैं। पहला है मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स, यह वयस्कों के लिए तथा 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें 60 मैट्रिक्स होते हैं जो 5 भागों में विभाजित है, प्रत्येक सेट में 12 मैट्रिक्स होते हैं। दूसरा है रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स, इसके द्वारा 4 साल से 10 साल के बालकों की बुद्धि की जांच होती है तथा 10 साल के ऊपर के उन बच्चों की जांच होती है जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। इसमें 36 मैट्रिक्स होते हैं जो 3 भागों में विभाजित होते हैं तथा प्रत्येक में 12-12 सेट होते हैं। ठीक है, देखिए उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स, यह उन व्यक्तियों के लिए होता है जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं, वह ऊपर दिए गए दोनों मैट्रिक्स उनके लिए सरल होते हैं। इसमें भी 12-12 मैट्रिक्स के 3 सेट होते हैं तथा इनका कठिनाई स्तर अधिक होता है। अब देखिए बुद्धि परीक्षणों के प्रयोग के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। यूजेज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो चुनाव के लिए, विविध क्रियाओं के लिए उचित उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आज के समय की अगर हम बात करें तो आप देखते हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आप देखते हो एग्जाम का टेस्ट होता है। टेस्ट में हिंदी भी पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, रीजनिंग भी पूछता है। तो ये जो रीजनिंग है, आप वही समझिए कि एक तरीके से बुद्धि परीक्षण ही होता है। इस तरीके से आपके ज्ञान को आंका जाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कितनी है, कितनी बुद्धि का प्रयोग आप कर सकते हो कहीं पर अगर जरूरत पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर तो पहले के समय में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे ज्यादा, उनके लिए इस प्रकार के परीक्षणों का भी आयोजन किया जाता था कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी इनका प्रयोग, उन लोगों के भी जो बुद्धि है उसको हम जांच पाए और उनको भी रोजगार दे पाए। तो देखिए किसी विशिष्ट शिक्षण के कोर्स में दाखिले के लिए आप देखते हो आजकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप वही समझिए। छात्रवृत्तियां निश्चित करना, अगर एग्जाम में पास होते हो आप तो आपको स्कॉलरशिप मिल, जैसे कि नेट जेआरएफ हुआ। कोई विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उम्मीदवार चुनना, फिर है विद्यालय की विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के लिए उचित विद्यार्थी चुनना इत्यादि। फिर है वर्गीकरण के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन, बुद्धि परीक्षाएं अध्यापक को विद्यार्थियों को वर्गीकरण, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, औसत बुद्धि आदि करने में सहायता देती है। फिर है उन्नति के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, केवल शिक्षा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य व्यावसायिक व सामाजिक स्थितियों में भी व्यक्तियों को उन्नति प्रदान करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी सिद्ध होती हैं। फिर है व्यक्ति की क्षमता जानने के लिए, बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति की क्षमताओं का ज्ञान कराने में सहायता देती हैं, जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की सफलता की भविष्यवाणी करना संभव हो सकता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा अध्यापक को निम्नलिखित बातों में सहायता मिलती है। पहला है मार्गदर्शन प्रदान करने में, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में सहायक, तीसरा है आकांक्षा का उचित स्तर स्थापित करने में। फिर है बुद्धि परीक्षण की सीमाएं। पहला है निम्न बुद्धि के कारण बच्चों का अध्यापकों एवं अभिभावकों की अपेक्षा का शिकार होना, दूसरा है विभिन्न परिणाम उत्पन्न करना, तीसरा है सही योग्यता का मापन न कर पाना, चौथा है एक ही परीक्षण विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फल देता है अतः यह विश्वसनीय भी नहीं कहा जा सकता, विश्वसनीयता की कमी। फिर है अनेक सावधानी के बाद भी ये जन्मजात योग्यता का मापन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए बुद्धि परीक्षणों की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। ठीक है, तो देखिए गेट्स व अन्य के अनुसार बुद्धि परीक्षाएं व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का माप नहीं करती हैं, अपितु वे उसके एक अति महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान करती हैं जिसका शैक्षिक सफलता से प्रमुख संबंध होता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षण की प्रमुख उपयोगिताएं निम्न है। पहला है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में प्रयोग होता है, दूसरा है व्यक्तियों की शैक्षिक सफलता व असफलता का पूर्वानुमान लगाना, तीसरा है कम और तीव्र बुद्धि के बालकों में अंतर की जांच करना, चौथा है व्यक्ति की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना, पांचवा है कर्मचारियों के चयन में प्रयोग, छठवां है सेना व अनुसंधान में प्रयोग, सातवां है व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक स्तर का पता लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आपने देख लिया कि जो बुद्धि
जो बुद्धि लब्धि होती है या फिर जो बुद्धि का जांच होता है या परीक्षण होता है वो किस तरीके से होता है, कौन-कौन से परीक्षणों का प्रयोग करके हम बच्चों की बुद्धि का पता लगाते हैं कि बच्चा मंद बुद्धि का है या तीव्र बुद्धि का है या उच्च बुद्धि लब्धि का बालक है। ठीक है? तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए, आपकी तैयारी बेहतर करवाते रहेंगे और आपको पिछले क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।